प्यारे बच्चों, बंधुत्व, जाति और वर्ग आरंभिक समाज 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक में अभी तक हमने आर्थिक और राजनीतिक जीवन से होने वाले परिवर्तनों में सामाजिक जीवन किस तरीके से बदल जाता है और उस सामाजिक जीवन में हमने बंधुत्व पढ़ा। बंधुत्व में मुख्य रूप से हमने पितृवंशिक समाज पढ़ा, विवाह, स्त्री का गोत्र, ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़े। सामाजिक विषमताओं में आज हम पढ़ेंगे कि समाज जो है उसमें विभाजन किसने किया, कारण क्या था और किस आधार पर किया गया। और तीसरा है बच्चों संसाधन और प्रतिष्ठा। यह बिंदु कल मेरे से छूट गया था, इसलिए आज मैंने इसको शामिल किया है। संसाधन और प्रतिष्ठा का अर्थ है बच्चों समाज में संसाधनों पर अधिकार किसका है, आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण किसका है और समाज में कौन लोग हैं जो प्रतिष्ठित माने जाएंगे और कुछ लोग जो हैं निम्न भी माने जाएंगे और उनका आधार क्या है। आज हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले सामाजिक विषमताएं। सामाजिक विषमताओं का अर्थ है बच्चों एक ऐसी व्यवस्था जहां कुछ लोग संसाधनों के द्वारा विभिन्न अवसरों का लाभ उठा लेते हैं जबकि कुछ इससे वंचित रह जाते हैं। संसाधन का जो अर्थ है बच्चों वो है संपत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यवसाय इत्यादि। ये संसाधन का जो रूप है बच्चों मुख्य आधार है कि इन चीजों के को मिलाकर संसाधन कहते हैं। और जो सामाजिक विषमता है समाज की, उसका जो आधार है वो जन्म था। जन्म आधारित सामाजिक विषमताएं आज हम पढ़ेंगे। इस व्यवस्था को बनाने में जो धर्म शास्त्रों और धर्म सूत्रों का योगदान है, उन्होंने एक ऐसी आदर्श व्यवस्था स्थापित की जिसमें उन्हें स्वयं को पहला दर्जा प्राप्त था और ऐसा उन्होंने स्वयं की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए किया। दूसरा, उन्होंने इसे एक दैवीय व्यवस्था बताया और इसको प्रमाणित करने के लिए उन्होंने ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का सहारा लिया जो आदि मानव पुरुष की बलि का चित्रण करता है। जगत के सभी तत्व जिसमें चारों वर्ण शामिल हैं इसी पुरुष के शरीर से उपजे थे। ब्राह्मण उसका मुंह था, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय निर्मित हुए, वैश्य उसकी जंघा थी और उसके पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। ऐसा ब्राह्मणों की दैवीय व्यवस्था का स्वरूप था। तीसरा है बच्चों इस दैवीय व्यवस्था को स्थापित करने के लिए ब्राह्मणों ने शासकों को उपदेश दिया कि वो इन नियमों का अपने साम्राज्य में अनुसरण करें और जनता से भी करवाएं। और चौथा है बच्चों जन्म आधारित प्रतिष्ठा। ब्राह्मणों ने आम लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि उनकी प्रतिष्ठा का आधार जन्म है। हालांकि ऐसा करना आसान नहीं था, इसलिए इन मानदंडों को, इन नियमों को महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों में वर्णित कहानियों के द्वारा बल प्रदान किया गया। सामाजिक विषमताएं पढ़ने के लिए बच्चों हमें दो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उन पे ध्यान देना है। सबसे पहले वर्ण व्यवस्था के दायरे में और वर्ण व्यवस्था से परे। वर्ण व्यवस्था के दायरे में जो मुख्य विषय, मुख्य बिंदु हम पढ़ेंगे जीविका, क्षत्रिय राजा, जाति और सामाजिक गतिशीलता। और वर्ण व्यवस्था से परे पढ़ेंगे बच्चों एकीकरण, अधीनता और संघर्ष। वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो समाज का वर्गीकरण है उसमें सबसे पहले बच्चों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये वर्ण व्यवस्था में दर्जे भी बता दिए आपको साथ में। सबसे पहले ब्राह्मण, दूसरे नंबर पर क्षत्रिय, तीसरे पे वैश्य और अंतिम जो वर्ण था वो था शूद्र। पायदान में आप देखिए सबसे ऊपरी जो सत्र है, ऊपरी जो दर्जा प्राप्त है वो है ब्राह्मण और सबसे निम्न है शूद्र। सामाजिक विषमताएं, वर्ण व्यवस्था,
अभी हमने पढ़ी कि वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण मुख्य थे और उनका जो विभाजन था वर्ण व्यवस्था का, वो सबसे पहले था जीविका। जीविका का अर्थ है बच्चों कि जीवन निर्वाह का साधन। जो 4 वर्ण हमने पढ़े हैं, इन लोगों की जीविका का आधार क्या था, और यही जीविका इनकी सामाजिक विभाजन का मुख्य आधार बनता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्राह्मण। ब्राह्मणों का जो मुख्य कार्य था, अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा देना, यज्ञ कराना, दान देना और लेना। दूसरा है बच्चों क्षत्रिय। क्षत्रिय लोगों का कार्य जो था, युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना। वैश्यों का काम, जो हमने क्षत्रियों के पढ़े 3 काम वही हैं, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना। इसमें और जो कार्य जुड़ते हैं वो हैं बच्चों कृषि, गोपालन और व्यापार। और चौथा है बच्चों शूद्र। उनका कार्य था सेवा करना। सेवा किनकी करेंगे? ऊपरी तीनों वर्णों की, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तीनों वर्णों की सेवा करने का जो दायित्व था वो शूद्रों पे था। और आपको समझ भी आ गया होगा कि वर्ण व्यवस्था का जो पायदान में जो सोपानात्मक पायदान था, उसमें ये सबसे नीचे आते थे। दूसरा, जो वर्ण व्यवस्था के दायरे में जो सामाजिक विषमताएं हमें देखने को मिली, वो है क्षत्रिय राजा। ब्राह्मणों ने ये सिद्धांत स्थापित किया था कि केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते हैं, केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे। लेकिन राज्य तो कभी कभार ही जो है क्षत्रियों के हाथ में था। राज्य तो अपने सिद्धांत के लिए, राज्यत्व को लागू करने के लिए, राज्यत्व सिद्धांत को लागू करने के लिए क्षत्रिय होना ही काफी नहीं था। हर एक राजा जो संसाधन और समर्थक जुटा सकता था, वो सत्ता पे रह सकता था। और राज्यत्व क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर शायद ही कभी निर्भर करता था। उदाहरण है कुछ बच्चों, जैसे मौर्य हैं। मौर्य बहुत बड़ा साम्राज्य था। अभी हमने दूसरे लेसन में पढ़ा भी है कि अशोक महान और उनका साम्राज्य विस्तार और उनके जो शासन की विशेषताएं हमने पढ़ी। शक्तिशाली शासक थे, लेकिन बौद्ध ग्रंथों में उन्हें क्षत्रिय कहा गया है, पर ब्राह्मण ग्रंथ उन्हें निम्न कुल का मानते हैं। मौर्यों के जो उत्तराधिकारी थे, शुंग है, कण्व है, ये ब्राह्मण थे। शक जो मध्य एशिया से आए थे, इन्हें मल्लेच्छ माना गया था। और सातवाहन जो शासक थे वो स्वयं ब्राह्मण थे। और सातवाहन शासक स्वयं ब्राह्मण होने के बावजूद शासकों ने ब्राह्मणीय नियमों को नहीं माना। इनमें 3 बातें महत्वपूर्ण हैं बच्चों सातवाहनों को लेके, कि सातवाहनों ने पितृवंशिकता को नहीं अपनाया। सातवाहन शासक मातृवंशिकता का अनुसरण करते थे। उन्होंने अपनी माँ का नाम अपने नाम के साथ जोड़ा। दूसरा, ये सातवाहनों ने अंतर्विवाह पद्धति का पालन किया, यानी उन्होंने समगोत्र विवाह किए। और तीसरा है बच्चों, सातवाहनों की शासकों की जो पत्नियां थी, उन्होंने अपने पिता का गोत्र ही हमेशा अपने नाम के साथ रखा। उन्होंने सातवाहन शासकों का गोत्र अपने साथ नहीं जोड़ा। तो ये अपवाद है बच्चों कि स्वयं ब्राह्मण होते हुए भी सातवाहनों ने कभी भी ब्राह्मणीय नियमों का पालन नहीं किया। सामाजिक विषमताओं में वर्ण व्यवस्था के दायरे में ही एक और बात है बच्चों, एक मुख्य बिंदु और है, जाति और सामाजिक गतिशीलता। जटिल समाज के वर्गीकरण को शास्त्रों में प्रयुक्त एक और शब्द से भी समझा जा सकता है, वो शब्द है जाति। ब्राह्मणीय सिद्धांतों में जो जाति है बच्चों, वो सोपानात्मक सामाजिक वर्गीकरण कहलाई। सोपानात्मक का मतलब होता है बच्चों कि व्यवस्था में कुछ लोग ऊपर रहेंगे,
उन्हें उच्च स्थान प्राप्त होगा और कुछ जो है वो निम्न सत्र के हैं, नीचे रहेंगे। और सामाजिक वर्गीकरण, वर्ग का मतलब होता है बच्चों कि यहाँ सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जो गतिविधियां हैं, जो लोगों की पृष्ठभूमि है, वो लगभग समान होती है। तो जाति और सामाजिक गतिशीलता में आज हम जाति और उन जातियों से जुड़े हुए लोगों ने समाज में किस तरीके से अपनी गतिशीलता को दिखाया या गतिशीलता पर वो निर्भर थे, या उन्होंने अपना समाज गतिशील बनाया ब्राह्मणीय नियमों को दरकिनार करके। तो हालांकि जाति भी जन्म आधारित थी, जैसे हमारी वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित थी, वैसे ही जाति भी जन्म आधारित थी। और दूसरा है बच्चों कि वर्ण 4 थे, लेकिन जातियां अनिश्चित थी, उनकी संख्या निश्चित नहीं थी। कुछ लोग जो ब्राह्मणों के संपर्क में आए, जैसे जंगलों में रहने वाले निषाद या व्यावसायिक वर्ग या स्वर्णकार, जिन्हें 4 वर्णों वाली व्यवस्था में शामिल करना संभव नहीं था, वो लोग जातियों में वर्गीकृत हो गए। और ये लोग जाति जो वर्गीकृत हुई, उन्होंने श्रेणियां भी बनाई। श्रेणी शब्द का कई बार प्रयोग किया है बच्चों अभी तक हमने। श्रेणियों का मतलब है शिल्पकार और व्यापारियों का संघ, जो वस्तु उत्पादन, उनके वितरण पर अपना नियंत्रण रखते थे। तो श्रेणियों का मतलब है कि शिल्पकारों और व्यापारियों का संघ। और शिल्पकार कहीं एक स्थान पर रहना कई बार उनके लिए संभव नहीं हो पाता था। हमारे जो पुस्तक में एक उदाहरण दिया हुआ है बच्चों कि लाट, जो आधुनिक गुजरात में है, लाट गुजरात के रेशम के बुनकर जो हैं, वो मंदसौर मध्य प्रदेश में जाकर रहने लगे और उन्होंने ये यात्रा अपने परिवार और बंधुओं के साथ पूरी की। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि वे लोग उस राज्य में रहना चाहते थे। तो ये सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण है बच्चों। और इसी के साथ उन लोगों ने वहां बसने के बाद अपने शिल्प कर्म से होने वाली आय को सूर्य देवता का मंदिर बनाने के लिए दान में दी थी। अब सामाजिक विषमताओं में वर्ण व्यवस्था के दायरे में हमने 3 चीजें पढ़ी थी: जीविका, क्षत्रिय राजा और जाति और सामाजिक गतिशीलता। अब वर्ण व्यवस्था से परे एकीकरण। एकीकरण का अर्थ है बच्चों कि ऐसा समाज जो वर्ण व्यवस्था से परे था और जिन पर ब्राह्मणीय विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये लोग ब्राह्मणीय विचारों से अछूते थे। कौन लोग? शिकार और कंदमूल संग्रहण करने वाले लोग, जो शिकारी संग्राहक समाज है बच्चों। हमने 11th में भी पढ़ा है शिकारी संग्राहक समाज के बारे में। तो उन लोगों का जीवन वो शिकार पे ही निर्भर करते थे और जंगलों से प्राप्त होने वाले कंदमूल को संग्रहित करते थे। और ऐसे लोगों को ब्राह्मणों ने जो कहा विचित्र, असभ्य और पशु समान माना। और दूसरा है बच्चों यायावर पशुपालक, यानी वे पशुपालक जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे और इन्होंने कृषि कार्य नहीं अपनाया और उन्हें कृषि कर्मियों के सांचे में ढालना भी आसान नहीं था। और ये असंस्कृत भाषी लोग थे और उन्हें मल्लेच या कहकर हे दृष्टि से यानी निम्न दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन इन लोगों में आपस में विचारों का आदान प्रदान रहता था और उनके संबंधों के बारे में हमें महाभारत जैसी कथाओं से भी सुनने को मिलता है। तो ये 2 वर्ग थे जिनका ब्राह्मणीय विचारों से कोई लेना देना नहीं था। और दूसरे जो वर्ण व्यवस्था से परे लोग थे वो थे बच्चों अधीनता और संघर्ष। इसमें वर्ण व्यवस्था जो सामाजिक प्रणाली से बाहर के लोग, हमने जो पीछे एकीकरण पढ़ा है बच्चों, वो लोग जिन पर वर्ण व्यवस्था का कोई प्रभाव नहीं पड़ा
और ये वो लोग हैं जिन्हें वर्ण व्यवस्था में माना ही नहीं गया, ये वर्ण व्यवस्था से बाहर थे। सबसे पहले अस्पृश्य। अस्पृश्य का अर्थ होता है बच्चों जिन्हें छूने मात्र से ही अपवित्र हो जाएं। ब्राह्मणों ने ये माना कि क्योंकि वे अनुष्ठान जैसे पवित्र कार्य करते हैं तो वे स्वयं पवित्र हैं, और इन कार्यों से पवित्र हो जाने के बाद वे अस्पृश्य लोगों से वास्ता रखना या अस्पृश्य लोगों को स्वीकार करना उनके लिए संभव नहीं था। और दूसरा जो है बच्चों कि जो अस्पृश्यों के अलावा एक और भी समाज था जिन्हें दूषित माना जाता था, उन्हें चंडाल कहा गया। चंडालों का जो कार्य था वो शवों की अंत्येष्टि करना और मृत पशुओं को भी दफनाना, ये दो कार्य चंडालों के थे। और अस्पृश्य और चंडालों में थोड़ा फर्क है बच्चों, ये आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। और चंडालों को जो है वर्ण व्यवस्था में सबसे निम्न दर्जे का माना जाता था, और चंडालों का तो स्पर्श क्या उन्हें देखना तक पवित्र नहीं माना जाता था। और मनुस्मृति में चंडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है बच्चों कि उन्हें गांव से बाहर रहना पड़ता था, फेंके हुए बर्तन वो इस्तेमाल करते थे, और मरे हुए लोगों के वस्त्र और आभूषण पहनते थे। और अगर उनका गांव में आना होता था तो वो ढोल नगाड़े बजाकर उन्हें आना होता था, ताकि अन्य लोग उन्हें ना देखें और वो अपवित्र होने से बच जाएं। ये सामाजिक व्यवस्था वर्ण व्यवस्था से परे, जिन्हें वर्ण व्यवस्था में स्थान नहीं मिला, अस्पृश्य और चंडालों के बारे में हमने पढ़ा। आर्थिक राजनीतिक जीवन से सामाजिक जीवन में आने वाले परिवर्तन और उसमें बंधुत्व और सामाजिक विषमताएं हमने पढ़ ली बच्चों। अब हमारा अगला जो पॉइंट है वो है संसाधन और प्रतिष्ठा। संसाधन और प्रतिष्ठा आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण किसका है इस पर निर्भर करती है बच्चों। इसमें हम दो बातें पढ़ेंगे, संपत्ति पर अधिकार और संपत्ति में भागीदारी। समाज में संपत्ति पर अधिकार किसका होगा, ये महत्वपूर्ण था। अभी तक हमने जितने भी सामाजिक जो आर्थिक संबंधों में हमने जितने भी सामाजिक वर्ग पढ़े हैं, उसमें दास, खेतीहर मजदूर, शिकारी, मछुआरे, यायावर, पशुपालक, किसान, ग्राम मुखिया, शिल्पकार, व्यापारी और राजा सभी पढ़ लिए बच्चों। और इन सभी को उपमहाद्वीप के अलग अलग हिस्सों में अभिनायकों के रूप में देखा जाता था। लेकिन संपत्ति पर जो अधिकार है वो स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार थे बच्चों। इसका अर्थ यह है कि मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जो जायदाद है वो माता पिता की मृत्यु के बाद पुत्रों में बट जाएगी, और जो ज्येष्ठ पुत्र है यानी बड़ा पुत्र विशेष भाग का अधिकारी होगा। स्त्रियां इस पैतृक संसाधनों में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी, लेकिन विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था और इसे स्त्री धन कहते हैं। और स्त्री धन को जो है उनकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी, और इस पर उसके पति का कोई अधिकार नहीं होता था। तो स्त्री धन स्त्रियों का अपना धन जो उसे विवाह में उपहार स्वरूप मिला था। स्त्रियों के लिए मनुस्मृति में एक और चेतावनी विधि है कि पति की आज्ञा के विरुद्ध वे पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं अपने बहुमूल्य धन के गुप्त संचय के विरुद्ध चेतावनी दी है। संपत्ति पर अधिकार का जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है बच्चों वर्णों के भिन्न अधिकार। जिस तरीके से हमने लैंगिक
आधार पर संपत्ति का विभाजन पढ़ा, उसी तरह से वर्ण व्यवस्था में भी संपत्ति पर अलग अलग वर्णों के अलग अलग अधिकार थे। अभी हमने पढ़ा है बच्चों। संपत्ति पर अधिकार का जो पहला जो पॉइंट हमने किया, स्त्री और पुरुष के अलग अलग अधिकार, उसी तरह दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों, वर्णों के भिन्न अधिकार। 4 वर्ण पढ़े हैं हमने, और चारों वर्णों के जो संपत्ति पर जो अधिकार थे वो भिन्न थे। वर्ण व्यवस्था का जो समाज है वो आपको याद होगा बच्चों, और उनकी जीविका के साधन भी अलग थे। और हमें ध्यान है कि जो ऊपरी जो वर्ण थे, राजा और क्षत्रिय और संपत्ति पर अधिकार, हमने एक पॉइंट ले लिया है बच्चों, स्त्री और पुरुष के अधिकार। उसमें दूसरा है वर्ण के भिन्न अधिकार। वर्ण व्यवस्था का जो समाज था उसमें 4 वर्णों का जिक्र हमने किया, उनकी जीविका के साधन भी हमने पढ़े। तो उसी आधार पर वर्णों में विभाजन भी हो जाता है संपत्ति के अधिकार को लेकर। मुख्य रूप से ब्राह्मणों और क्षत्रियों को संपत्ति पर ज्यादा अधिकार मिलेगा, क्योंकि वो समाज में ऊपरी वर्ण में शामिल थे और उनकी हैसियत भी ऊंची थी, और समाज में संपत्ति के अधिकारों पर भी उनका नियंत्रण था। दूसरा है बच्चों संपत्ति में भागीदारी। कुछ ऐसे समाज भी हैं जहां संपत्ति पर अधिकार का जो एक महत्वपूर्ण बिंदु हमने पढ़ा है, लैंगिक समानता, यानी स्त्री और पुरुष के बीच भिन्न अधिकार। उसी तरह बच्चों वर्णों के भी भिन्न अधिकार थे। चारों वर्णों में हमने देखा कि जो ब्राह्मण और जो क्षत्रिय थे ये ऊपरी वर्ण में शामिल थे, और संपत्ति पर भी इन्हीं 2 वर्गों का ज्यादा अधिकार था। एक और जो पॉइंट है बच्चों कि संसाधन और प्रतिष्ठा पर संपत्ति के अधिकार के अलावा संपत्ति में भागीदारी। इसका अर्थ होता है बच्चों कि संपत्ति पर किसी का अधिकार नहीं है, बल्कि संपत्ति सबकी साझी है। सभी वर्गों के लोगों को आगे बढ़ने का जो है मौका मिलना चाहिए। जो लोग अपनी संपत्ति के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा का दावा करते थे, या फिर उन्हें जो स्थिति प्रदान की जाती थी, कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस व्यवस्था को नहीं मानते थे। वहां दानशील आदमी का सम्मान किया जाता था, और जो व्यक्ति संपत्ति का संग्रहण करता था उसे घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। प्राचीन तमिलकम, आधुनिक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल का क्षेत्र है बच्चों। वहां पर जो 2000 ईस्वी पूर्व 2000 साल पहले अनेक सरदारियां थी, और ये जो सरदार थे संपत्ति पर अधिकार का एक महत्वपूर्ण बिंदु लैंगिक समानता हमने पढ़ी, और दूसरा है बच्चों वर्ण के भिन्न अधिकार। ब्राह्मणों द्वारा विभाजित वर्ण व्यवस्था में हमने देखा कि ब्राह्मण और क्षत्रिय जो वर्ण व्यवस्था में ऊपरी दर्जे प्राप्त थे जिन्हें, तो सामाजिक संपत्ति पर भी इन्हीं 2 दर्जों का ज्यादा अधिकार था, और इनकी सामाजिक हैसियत भी ऊंची थी। संपत्ति पर अधिकार के अलावा एक और बात है बच्चों संपत्ति में भागीदारी। अभी तक हमने पढ़ा है उन लोगों के बारे में जो संपत्ति पर अधिकार को अपनी प्रतिष्ठा का दावा मानते थे, या फिर उन्हें वो स्थिति समाज द्वारा प्रदान कर दी जाती थी। लेकिन कुछ ऐसे समाज भी थे जहां दानशील व्यक्तियों को प्रतिष्ठित माना जाता था, और संपत्ति का संग्रहण करने वाले लोगों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। हालांकि धनी और निर्धन के बीच विषमताएं थी, और जिन लोगों का संपत्ति पर नियंत्रण था उनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि वे मिल बांटकर संपत्ति का उपयोग करेंगे। संसाधन और प्रतिष्ठा में हमने बच्चों संपत्ति पर अधिकार और संपत्ति में भागीदारी पढ़ी। अब सामाजिक विषमताओं की व्याख्या।
मुख्य रूप से धर्मशास्त्रों और ब्राह्मणीय ग्रंथों में सामाजिक विषमताओं को किस प्रकार शब्द दिए गए हैं, किस प्रकार उनकी व्याख्या की गई है। तो हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त पर आधारित समाज जो है उसमें वर्ण व्यवस्था का जिक्र है, और वर्ण व्यवस्था को प्राचीन मानव की बलि के आधार पर निर्धारित किया गया, जिससे पूरे जगत का निर्माण हुआ। चारों वर्णों को का जिक्र इसमें हम करेंगे बच्चों। और दूसरा है बौद्ध अवधारणा के अनुसार समाज। ब्राह्मणीय सिद्धांतों ने वर्ण व्यवस्था के आधार पर जिस समाज का निर्माण किया उसे बौद्धों ने नहीं माना। उनके अनुसार जो सामाजिक व्यवस्था है वो जन्म आधारित न होकर योग्यता पर आधारित थी, और जो ये प्रतिष्ठा है जन्म आधारित, ये ना तो प्राकृतिक है और ना ही स्थायी। उनका ये मानना था कि आर्थिक और सामाजिक संबंधों को बनाने में मानव द्वारा किए जाने वाले कर्म महत्वपूर्ण होते हैं, और यदि कोई व्यक्ति एक प्रणाली बनाता है तो भविष्य में उसमें सुधार भी किया जा सकता था। ऐसा बौद्ध अवधारणा वाले समाज का जो है महत्वपूर्ण ये सिद्धांत थे। उन्होंने जन्म आधारित प्रतिष्ठा को स्वीकार नहीं किया। आगे हम 12वीं कक्षा के जो चैप्टर्स आएंगे उनमें बौद्ध अवधारणा को विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमें पुरुष सूक्त पर आधारित समाज और बौद्ध अवधारणा के अनुसार समाज में किस तरीके से भिन्नता थी, तो यही समझाने का प्रयास मैंने किया है। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ। बच्चों, महाभारत की जो भाषा है वो संस्कृत है, और जो विषय वस्तु है वो दो भागों में पढ़ेंगे। आख्यान यानी कहानियों का संग्रह, और दूसरा है उपदेशात्मक यानी सामाजिक विचार के मानदंड। मानदंड का है मतलब नियम। तो महाभारत के जो दो मुख्य विषय हमने पढ़े, आख्यान और दूसरा उपदेशात्मक अंश। महाभारत को गतिशील ग्रंथ माना गया है, ऐसा इस आधार पर कि महाभारत के जो लेखक थे वो एक नहीं थे, और उनमें बहुत समय तक ये लिखा जाता रहा है। इसमें जो मूल कथा के जो लेखक थे बच्चों, वो भाट सारथी थे। भाट जो लोग हैं वो अक्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे, और उनके युद्धों और विजयों के बारे में बताते थे, उनकी उपलब्धियों के बारे में बताते थे। यानी जो मूल रूप से महाभारत लिखी गई है वो इन्हीं भाट सारथियों के द्वारा लिखी गई है, जो अपने योद्धाओं की उपलब्धियों का जिक्र करते थे। और काफी समय तक यह मूल कथा मौखिक रूप से ही भावी पीढ़ियों को मिलती रही, यानी अभी लिखित रूप में नहीं थी बच्चों, ये मौखिक रूप से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत के रूप में मिलती रही। 500 ईस्वी पूर्व के आसपास ब्राह्मणों ने इसका अपने अनुसार इसका लेखन किया बच्चों, और यही वह समय था जब कुरु और पंचाल, जिसके इर्द गिर्द ये महाभारत की कथा घूमती है, उसमें ये कुरु और पंचाल सरदारियों से ऊपर उठकर आरंभिक साम्राज्यों का रूप ले रहे थे। हमने महाजनपदों में 16 महाजनपदों में कुरु और पंचाल के बारे में पढ़े हैं, और नए जो राजा थे वे अपने इतिहास को अधिक नियमित रूप से लिखना चाहते थे, और यह भी संभव है कि नए राज्यों की स्थापना के समय होने वाली उथल पुथल के कारण पुराने जो सामाजिक मूल्य थे उनके स्थान पर नवीन नियमों का लेखन हुआ। अभी तक हमने बच्चों कि भाट सारथियों ने महाभारत कैसे लिखा, और 500 ईसा पूर्व में ब्राह्मणीय जो लेखन जो परंपरा थी उसमें महाभारत को एक नया रूप दिया गया। मुख्य कारण मैंने बताया कि महाजनपदों की जो स्थापना हो चुकी थी, और जो शासक हैं वो अपना इतिहास लिखवाना चाहते थे, और
जो पुराने नियम थे वो धीरे धीरे बदल रहे थे। 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी का समय, ये वह समय है जब भारतीय दर्शन में जो आराध्य देव थे वो विष्णु माने गए। और आपको ध्यान है कि जो महाभारत में श्री कृष्ण जी हैं वो विष्णु के रूप माने गए थे, वो महत्वपूर्ण नायक थे। तो इस समय 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक आराध्य देव जो हैं वो विष्णु हो जाते हैं, और कृष्ण को क्योंकि विष्णु का रूप माने जाते हैं, अवतार माने जाते हैं, तो इस समय महाभारत को लिखने की एक नई परिपाटी चल पड़ी थी। 200 से 400 ईस्वी तक जो है महाभारत में मनु स्मृति से मिलते जुलते उपदेशात्मक अंश लिखे जाने लगे। महाभारत का जो विकास है वो संस्कृत के पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हो गया था बच्चों। शताब्दियों से इस महाकाव्य के अनेक पाठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए। ये सब उस संवाद को दर्शाते थे जो इनके लेखकों, अन्य लोगों और समुदायों के बीच कायम हुए। अनेक कहानियां जिनका उद्भव एक क्षेत्र विशेष में हुआ और जिनका खास लोगों के बीच प्रचार हुआ, वे सब इस महाकाव्य में समाहित कर ली गई। और इसके अलावा महाभारत की जो मुख्य कथा है, इसकी पुनर्व्याख्याएं भी बार बार होती रही। महाभारत के जो मुख्य प्रसंग थे उन्हें मूर्ति कला और चित्रों में भी दर्शाया गया। इस महाकाव्य ने नाटकों और नृत्य कलाओं के लिए भी विषय वस्तु प्रदान की थी। महाभारत को लिखने की शुरुआत से लेकर हमने आज तक महाभारत की किस तरीके से पुनर्व्याख्या हुई, किस तरीके से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में सोचने वाले लोगों के विचारों में जो परिवर्तन था उसका असर भी महाभारत में पड़ा। अनेक लेखकों ने अनेक प्रकार से अनेक भाषाओं में अनुवाद किया, पुनर्व्याख्या की, और जिसकी वजह से महाभारत आज एक गतिशील ग्रंथ माना जाता है। और इसकी जो विषय वस्तु है वो आज भी हमारे नाटकों में, नृत्य कलाओं में, मूर्ति कलाओं में देखने को मिलती है। संक्षेप में बच्चों, हमने अभी तक जो पढ़ा, अभी तक हमने आर्थिक और राजनीतिक जीवन में होने वाले परिवर्तन से सामाजिक जीवन को पढ़ा, और सामाजिक जीवन में बंधुत्व में हमने बच्चों पारिवारिक जीवन, पितृवंशिक व्यवस्था, विवाह और स्त्री का गोत्र पढ़ा। हालांकि पारिवारिक जीवन और संबंधियों में हमने जो बंधुत्व या भाईचारे की बात की, वहां भी कई समाजों ने इस व्यवस्था को नहीं अपनाया, क्योंकि कई समाजों में जो है ममेरे, चचेरे और जो मौसेरे भाई होते हैं उनमें आपस में जो है शादियां हो जाती हैं, लेकिन कुछ परिवारों में उन्हें भाई बहन का दर्जा दिया जाता है। पितृवंशिक व्यवस्था में हमने पढ़ा कि पिता के बाद जो है उनका बेटा ही उनके विरासत संभालेगा, लेकिन कुछ शासकों ने मातृवंशिकता भी अपनाई। विवाह में अंतर्विवाह, बहिर्विवाह पद्धतियों में सातवाहन शासकों ने अंतर्विवाह पद्धति अपनाई, और स्त्री के गोत्र की जब जिक्र करते हैं तो सातवाहन रानियों ने भी अपने गोत्र के साथ अपने पिता का गोत्र ही जोड़ा था। तो संक्षेप में बंधुत्व के बाद सामाजिक विषमताओं में बच्चों हमने जीविका, क्षत्रिय राजा, जाति और सामाजिक गतिशीलता पढ़ी कि हमेशा से जो है जीविका वर्ण व्यवस्था का आधार रही, और क्षत्रिय राजाओं का जो है क्षत्रिय होना ही काफी नहीं था। बहुत से शासक ऐसे थे जो राजत्व सिद्धांत के लिए क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन शासन करने के लिए काबिल थे। जाति और सामाजिक गतिशीलता में हमने पढ़ा बच्चों कि जो सोपानात्मक वर्गीकरण था समाज का, उसमें गतिशीलताएं थी। समाज एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करता था और अपने इच्छा अनुसार अपना व्यवसाय, अपनी शिल्प विशेषज्ञता बदल भी लेता था। और सामाजिक व्यवस्था से परे में एकीकरण में हमने पढ़ा कि वे लोग जो सामाजिक जो वर्ण व्यवस्था थी उनका प्रभाव उन पर नहीं पड़ा। इसमें हमने बच्चों शिकारी संग्राहक समाज और यायावर पशुपालक पढ़े। और हमारा आखिरी जो पॉइंट है बच्चों,
वर्ण व्यवस्था से परे में अधीनता और संघर्ष, ये वे लोग थे जिन्हें वर्ण व्यवस्था में शामिल ही नहीं किया गया, और वे आपको ध्यान होंगे अस्पृश्य और चांडाल थे। फिर हमने संसाधन और प्रतिष्ठा पढ़ा कि आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण किसका था, संपत्ति पर अधिकार, स्त्री और पुरुष के अलग अलग अधिकार पढ़े, फिर वर्णों के भिन्न अधिकार पढ़े, और संपत्ति में भागीदारी में हमने पढ़ा कि हमेशा से ही जो है जिसका संपत्ति पर अधिकार हो उसे ही समाज में प्रतिष्ठा मिले, ऐसा हर बार संभव नहीं था, लेकिन दानशील व्यक्तियों को भी समाज में प्रतिष्ठित नजर से देखा जाता था, और समाज का ये मानना था कि जिन लोगों के पास संपत्ति है वो इसका मिल बांट कर प्रयोग करेंगे। आज के इस चैप्टर में हमने वर्ण व्यवस्था, सामाजिक वर्गीकरण, सोपानात्मक सामाजिक वर्गीकरण, संसाधन और प्रतिष्ठा इत्यादि विषयों पर गहन अध्ययन करने की कोशिश की है बच्चों। आशा है आप सबको सारे जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए। धन्यवाद।